महाजनपदों का उत्थान और धरोहर। महाजनपद प्राचीन भारत के 16 प्रमुख राज्य या गणराज्य थे, जो लगभग 6वीं शताब्दी ईसा पूर्व के आसपास समृद्ध हुए। इन्होंने भारतीय उपमहाद्वीप के सामाजिक, राजनीतिक और सांस्कृतिक विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। महाजनपद काल ने पहले के वैदिक कबीलाई व्यवस्थाओं से अधिक जटिल राज्य संरचनाओं की ओर संक्रमण को चिह्नित किया, जिससे क्षेत्र में भविष्य के राजनीतिक विकास की नींव रखी गई। यह युग भी महत्वपूर्ण था क्योंकि यह जैनवाद और बौद्ध धर्म के उदय के साथ मेल खाता था, जिनका भारतीय संस्कृति पर गहरा प्रभाव पड़ा। महाजनपद प्राचीन भारत में महत्वपूर्ण बदलाव के दौरान उभरे। वैदिक सभ्यता, जो कबीलाई समुदायों के चारों ओर केंद्रित थी और जिनकी शासन प्रणाली तुलनात्मक रूप से सरल थी, धीरे धीरे अधिक जटिल शहरीकृत समाजों के रूप में विकसित हो रही थी। समय के साथ बढ़ती जनसंख्या, बेहतर प्रशासन की आवश्यकता और आर्थिक विस्तार ने बड़े और अधिक संगठित राजनीतिक इकाइयों के गठन को प्रोत्साहित किया। इन इकाइयों में से कुछ राजतंत्र थे, जहां राजा सर्वोच्च शक्ति रखते थे, जबकि अन्य गणराज्य थे, जिन्हें नेताओं की सभाओं या परिषदों द्वारा शासित किया जाता था। अंगुत्तरा निकाय, जो एक बौद्ध ग्रंथ है, में 16 महाजनपदों का उल्लेख है, जो उत्तर और मध्य भारत में फैले हुए थे। ये वर्तमान भारत, नेपाल, बांग्लादेश और पाकिस्तान के क्षेत्रों में स्थित थे। अंग, यह गंगा नदी के निचले हिस्से के पास स्थित था, जो आधुनिक बंगाल क्षेत्र के आसपास है। इसकी राजधानी चंपापुरी, वर्तमान चंपारण, थी। मगध, यह सबसे प्रभावशाली महाजनपदों में से एक था, जो वर्तमान बिहार में स्थित था। मगध की राजधानी राजगृह बाद में पाटलिपुत्र, मौर्य वंश के तहत राजनीतिक शक्ति का केंद्र बन गई। मल्ल, यह वर्तमान उत्तर प्रदेश और नेपाल के क्षेत्रों में स्थित था, जहां कुशीनगर और पावा जैसी महत्वपूर्ण नगरियां थीं। वज्जी, यह वर्तमान बिहार और नेपाल के क्षेत्र में स्थित एक कबीलाई संघ था। यह अपनी गणराज्यात्मक शासन प्रणाली के लिए प्रसिद्ध था। काशी, यह वर्तमान वाराणसी के आसपास के क्षेत्र में स्थित था और इसका स्थान सामरिक दृष्टि से महत्वपूर्ण था। काशी एक महत्वपूर्ण सांस्कृतिक और धार्मिक केंद्र था। कोसल, यह वर्तमान उत्तर प्रदेश और बिहार के कुछ हिस्सों में स्थित था और इसकी प्रमुख नगरी अयोध्या थी। वत्स, यह वर्तमान इलाहाबाद के आसपास स्थित था और इसकी राजधानी कौशाम्बी थी। कुरु, यह वर्तमान उत्तर प्रदेश और हरियाणा के पश्चिमी भाग में स्थित था और इसकी प्रमुख नगरियां इंद्रप्रस्थ, बाद में दिल्ली और कुरुक्षेत्र थीं। पंचाल, यह वर्तमान हरियाणा और उत्तर प्रदेश के कुछ हिस्सों में फैला हुआ था और इस राज्य की 2 राजधानियां थीं, उत्तर में अहिच्छत्र और दक्षिण में कंपिल्य। शूरसेना, यह क्षेत्र वर्तमान उत्तर प्रदेश में स्थित था और इसकी केंद्र बिंदु मथुरा नगर था। अवंती, यह वर्तमान मध्य प्रदेश में स्थित था और इसकी प्रमुख नगरियां उज्जैन और महिष्मती थीं। चेदी, यह वर्तमान बुंदेलखंड क्षेत्र में स्थित था, जो मुख्य रूप से मध्य प्रदेश में है। केकय, यह भारतीय उपमहाद्वीप के उत्तर पश्चिमी क्षेत्र में स्थित था, जो वर्तमान पंजाब के आसपास था। अस्मक, यह वर्तमान महाराष्ट्र में गोदावरी नदी के किनारे स्थित था। भारुच, यह गुजरात के तटीय क्षेत्र में स्थित था और इस महाजनपद की राजधानी भारुच थी। आंध्र, यह दक्षिण भारत के दक्कन क्षेत्र में स्थित था और बाद में यह महान आंध्र वंश का हिस्सा बन गया। महाजनपदों का शासन व्यवस्था विविध थी। जबकि अधिकांश महाजनपद राजतंत्र थे, जहां राजा शासक होते थे, कुछ महाजनपद गणराज्य थे, जहां शक्ति नागरिकों या कुलीनों की सभा के बीच बांटी जाती थी। इन राज्यों और गणराज्यों की प्रमुख विशेषताएं थीं। कुछ राज्य निरंकुश राजाओं द्वारा शासित थे, जबकि अन्य, जैसे वज्जी और मल्ल, गणराज्य महासंघ के रूप में कार्य करते थे। गणराज्यों में निर्णय निर्माण सामूहिक रूप से किया जाता था, अक्सर विभिन्न कबीले या जातियों से चुने गए प्रतिनिधियों द्वारा। दूसरी ओर राजतंत्र प्रायः वंशवादी होते थे, जहां राजा अपने क्षेत्रों पर केंद्रीकृत नियंत्रण बनाए रखते थे। महाजनपदों में प्रशासन, व्यापार और संस्कृति के केंद्र के रूप में शहरों का उदय हुआ। पाटलिपुत्र, कुशीनगर और कौशाम्बी जैसे शहर प्रमुख शहरी केंद्र बन गए। व्यापार में वृद्धि हुई,
सामान नदियों के रास्ते और भूमि मार्गों के माध्यम से आवागमन करते थे। इस समय के कलात्मक अवशेषों से यह संकेत मिलता है कि शिल्प, वस्त्र उद्योग और व्यापारिक गतिविधियों का विकास हुआ। प्रत्येक महाजनपद में एक या एक से अधिक महत्वपूर्ण राजधानियां थीं। उदाहरण के लिए मगध की राजगृह और बाद में पाटलिपुत्र थीं, जो राजनीतिक महत्व के लिए प्रसिद्ध थीं। इसी प्रकार कोसल की राजधानी अयोध्या थी, जो हिंदू धार्मिक ग्रंथों में प्रसिद्ध है। इस काल में महत्वपूर्ण धार्मिक आंदोलनों का उदय हुआ। बौद्ध धर्म और जैन धर्म दोनों का उदय इस युग में हुआ, विशेष रूप से मगध क्षेत्र में। बौद्ध धर्म, जिसे सिद्धार्थ गौतम बुद्ध ने स्थापित किया, ने नैतिक आचरण, ध्यान और ज्ञान के माध्यम से आत्मज्ञान प्राप्त करने की मार्गदर्शन की बात की। जैन धर्म, जिसे महावीर ने स्थापित किया, ने भी अहिंसा, आत्मनियंत्रण और तपस्या पर जोर दिया। ये आंदोलन वैदिक धर्म के अनुष्ठानों के खिलाफ उत्पन्न हुए थे और इन्होंने ब्राह्मणवादी पुरोहितों के अधिकार को चुनौती दी। महाजनपदों के बीच अक्सर क्षेत्रीय विस्तार, व्यापार मार्गों पर नियंत्रण और प्रभुत्व को लेकर संघर्ष होते थे। युद्ध अक्सर होते थे और ये राज्य अक्सर गठबंधन बनाने या आक्रामक विजय प्राप्त करने की कोशिश करते थे। सबसे प्रसिद्ध युद्ध महाभारत था, जो कुरु महाजनपद की पृष्ठभूमि पर आधारित एक पौराणिक महाकाव्य है। ऐतिहासिक रूप से इन युद्धों ने शायद गठबंधनों में बदलाव किया और अंततः बड़े साम्राज्यों, जैसे मौर्य साम्राज्य, के उदय का मार्ग प्रशस्त किया। महाजनपदों में मगध सबसे शक्तिशाली और प्रभावशाली राज्य के रूप में उभरा। बिंबिसार और अजातशत्रु जैसे राजाओं के नेतृत्व में मगध ने तेजी से विस्तार किया। यह प्रसिद्ध बाघ युद्ध का स्थल था। अंततः यह 4वीं शताब्दी ईसा पूर्व में चंद्रगुप्त मौर्य के तहत मौर्य साम्राज्य का केंद्र बन गया। मौर्य वंश ने भारत के बड़े हिस्से को एकल साम्राज्यी शासन के तहत एकजुट किया। वज्जी और मल्ल गणराज्य अपनी छोटी आकार के बावजूद अपनी विकेंद्रीकृत शासन व्यवस्था और अन्य महाजनपदों पर प्रभाव डालने की भूमिका के कारण राजनीतिक रूप से महत्वपूर्ण थे। उदाहरण के लिए वज्जी संघ अपनी विशिष्ट गणराज्य संरचना के लिए प्रसिद्ध था और यह उन पहले महाजनपदों में से एक था जिन्होंने मगध जैसे अधिक केंद्रीकृत राजतंत्रों का विरोध किया। इन गणराज्यों ने शासन के लोकतांत्रिक मॉडल को बढ़ावा दिया और अन्य राज्यों को अपने राजनीतिक ढांचे पर पुनर्विचार करने के लिए प्रेरित किया। महाजनपदों का पतन मौर्य और नंद जैसे साम्राज्यों के उदय के साथ शुरू हुआ। एकल शासक के तहत शक्ति का समेकन, बजाय विभाजित गणराज्यों या राजतंत्रों के, राजनीतिक स्थिरता और सैन्य शक्ति को बढ़ावा दिया। चंद्रगुप्त मौर्य द्वारा उपमहाद्वीप के बड़े हिस्से का एकीकरण महाजनपद प्रणाली के अंत का प्रतीक था। हालांकि इन राज्यों की सांस्कृतिक, धार्मिक और राजनीतिक योगदानों के माध्यम से महाजनपदों की धरोहर जीवित रही। महाजनपद प्राचीन भारतीय सभ्यता को आकार देने में महत्वपूर्ण थे। इन्होंने भविष्य की राजनीतिक प्रणालियों, शहरी केंद्रों के विकास और धार्मिक एवं दार्शनिक परंपराओं के समृद्ध होने की नींव रखी। महाजनपद काल के दौरान उभरे राजनीतिक विचार, जिनमें गणराज्य शासन और राजतंत्र दोनों शामिल थे, ने बाद में भारतीय राज्यों और साम्राज्यों को प्रभावित किया। इस काल में जैनवाद और बौद्ध धर्म का उदय भारतीय आत्मिक और दार्शनिक परिदृश्य पर गहरा प्रभाव डाला। इन धार्मिक आंदोलनों ने एक धार्मिक और सांस्कृतिक पुनर्जागरण की शुरुआत की, जिसने भारतीय उपमहाद्वीप के इतिहास को हजारों वर्षों तक आकार दिया। जैनवाद और बौद्ध धर्म ने अहिंसा, आत्मनियंत्रण और ध्यान की महत्वपूर्ण अवधारणाओं को प्रोत्साहित किया, जो भारतीय समाज और संस्कृति के केंद्र बिंदु बने। इन धार्मिक परंपराओं ने भारतीय सोच और जीवन शैली को गहरे तरीके से प्रभावित किया और उनके योगदान से भारतीय सभ्यता में एक स्थायी बदलाव आया। अंत में महाजनपद प्राचीन भारत के राजनीतिक और सांस्कृतिक विकास में एक महत्वपूर्ण चरण थे और उनकी धरोहर आज भी शासन, धर्म और समाज की विविध परंपराओं में महसूस की जाती है, जो आज भी भारतीय उपमहाद्वीप को आकार दे रही हैं। महाजनपदों ने न केवल राजनीतिक और सामाजिक संरचनाओं की नींव रखी, बल्कि धार्मिक और दार्शनिक विचारों को भी बढ़ावा दिया, जिनका प्रभाव आज भी भारतीय संस्कृति और जीवन शैली में देखा जा सकता है। धन्यवाद। यदि आपको यह जानकारी सहायक लगी हो, तो कृपया और अधिक उपयोगी सामग्री के लिए सब्सक्राइब करें और भी जानकारीपूर्ण कंटेंट के लिए बने रहें।